अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। आज 1400 साल गुजरने के बावजूद पूरी दुनिया में शोहदाए करबला का सोग मनाया जा रहा है। कहीं मातम है तो कहीं गिरियाज़ारी, कहीं मजालिस हैं तो कहीं ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम और जानिसाराने हुसैन की महफिलें बरपा हैं। हुसैनियत पूरे जाहो जलाल से जिंदा व पाइंदा है, जबकि यजीदियत शर्मिंदा और रूबा ज़वाल है। वक्ती मसलहतों और जाहो जलाल की खातिर उसूलों की कुर्बानी बड़ी आर्जी होती है। अब्दियत और इज़्ज़त हक़ और सच की होती है। यही करबला का पैगाम है। करबला के शहीदों की लाजवाल कुर्बानियों ने हुसैनियत को ज़िंदा रखा है। चूँकि हुसैनियत एक इस्तिआरा है, कुर्बानी का, ईसार का, जुर्रत का, सब्र रज़ा का, हुर्रियत फ़िक्र और जानिसारी का, इल्म हिल्म और बुलंद किरदारी का, दीन की पासबानी और मिल्लत की साझेदारी का, शुजात और बहादुरी का, हक़ और उसूलों की पासदारी का, अपने नाना के दीन से वफ़ा और बुलंद किरदारी का। सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी और अपने ख़ानदान की कुर्बानी देकर इस्लाम को बचाया भी और इसे ज़िंदा भी रखा। जबकि यजीद का नज़रिया और फ़लसफ़ा जल्द ही गहना गया, बल्कि डूब गया। आज यजीदियत निदामत, नाकामी, हज़ीमत और जबर और फ़िस्क़ व फ़ुजूर, तकब्बुर व नख़ुवत और ज़ुल्म व इस्तिबदाद का एक इस्तिआरा और निशान है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो शहीद होकर अमर हो गए और यजीदियत वक्ती फ़तह के बावजूद फ़ना और गर्क हो गई। यही पैगाम करबला है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस अज़ीमुश्शान कुर्बानी के बहुत से तकाज़े हैं जिन्हें हम सब को पूरा करना चाहिए। आज उम्मत मुस्लिमा तफ़र्रुक़ाबाज़ियों में पड़ी हुई है। मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस अजीम मकसद के लिए कुर्बानी दी, हम उस मकसद को भूल क्यों रहे हैं? पाकिस्तान समेत आज दुनिया के कितने मुसलमान माशरे हैं जहाँ पर रवादारी, फ़िरका वाराना हम आहंगी, मुसावात, ईमानदारी, हुक्मरानों की जवाबदेही, एहतसाब और सबसे बढ़कर इंसानी हुकूक का निज़ाम मौजूद है। अगर इन सवालों का जवाब नफ़ी में है तो फिर क्या आज हुसैनियत के पैगाम की रूह पर अमल करना ही इन तमाम के तमाम मसाइल का हल नहीं? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद, अबसार आलम, ज़ैगम खान और आमिर ज़िया साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसी पूरे सूरत हाल क्या कहे जाए, 1400 साल बाद भी जब हम कहते हैं कि हुसैनियत ज़िंदा है और उसके साथ हम सबको चलना है और यही हमारी ज़िंदगी का आगे बढ़ने का रास्ता और तरीक़ा है, तो इसी पर सवाल है। और आज मुसलमानों के जो हालात हैं वो क्यों हैं? हुसैनियत के नाम लेवा मुसलमान माशरे हुसैनियत के पैगाम पर अमल क्यों नहीं कर पा रहे? अबसार साहब, मैंने कुछ बातें यहाँ आखिर में आके जो कहीं, हमारे जो मसाइल हैं हम उस तरफ बढ़ क्यों नहीं पा रहे? तकरीर तहरीर ज़्यादा और अमल कम है, और क्या रास्ता वही है? रास्ता तो वो नहीं है। तकरीर और अमल का रास्ता अलग अलग होता है। तकरीर उस वक्त ज़रूरी होती है जब आपने जंग में दाखिल होना हो, अपने ट्रूप्स की, अपने ग्रुप की, अपने ग्रोह की हौसला अफजाई के लिए आप एक तकरीर करते हैं। और फिर आप जब जंग में जाते हैं या अमल के रास्ते पे चलते हैं तो अमल का रास्ता मुश्किल होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो अशराफिया है, इस अशराफिया में और उस अशराफिया में जो यजीद के वक्त थी उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और जो पावर पॉलिटिक्स उस वक्त शुरू हुई वही पावर पॉलिटिक्स अब भी जारी है। और दुनिया सीख गई, दुनिया तरक्की कर गई और हम पीछे रह गए। हम क्योंकि माजी में रहते हैं, हम माजी की तकरीरों में रहते हैं, माजी के धुंधलकों में रहते हैं, माजी के ख्वाब देखते हैं, फ्यूचर के ख्वाब नहीं देखते। अब और इतने हम इस मामले में, मैं समझता हूँ कि अपने आप को धोखा देते हैं कि हमारे ख़ित्ते में ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे ख़ित्ते के ममालिक दूसरे जो हैं वो भी हमसे बेहतर होना शुरू हो गए। मुझे ये बात हमारे हमसाए हैं, भाई हैं अफ़गानिस्तान, लेकिन मुझे शर्मिंदगी होती है ये बात कहते हो कि शायद अफ़गानिस्तान के हालात भी हमसे थोड़े बेहतर ही हैं इस वक्त। अगर हम अमन व अमान की बात करें, अगर हम ज़िंदगी की डगर पे चलने की बात करें, अगर हम किसी सस्टेनेबिलिटी की बात, इस्तेहकाम की बात करें, इस तरह से कि वो हो सकता है हमसे ज़्यादा गरीब हों, हो सकता है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ हो सकता है कि वहाँ पे रोज़गार के मौके बहुत ज़्यादा ना हों, हो सकता है वहाँ मजहबी पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा हों, लेकिन वो एक रियासत किसी कानून, किसी तरीक़ाकार के तहत है। यहाँ पे हमने मज़हब को
हथियार बनाया हुआ है अपने ज़ाती ग्रोही मफादात के लिए। मज़हब को, फ़िरका वारियत को हम फ़रोग़ देते हैं और उसकी ढाल अपने सामने रख के हम लोगों के हकूक़, लोगों की ज़िंदगियां कुचल देते हैं। अभी देख लें इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, फैज़ाबाद में धरना हो रहा है। क्यों हो रहा है धरना? और आज तकरीबन 10 महीने बाद फ़लस्तीन के आप इस्लामाबाद की आके सड़क बंद कर लें, मेन आर्टरी जो है, और लाखों लोगों की ज़िंदगियां मुश्किल में डाल दें, जो लोग अपने घरों से रोज़गार के लिए निकलते हैं। ये क्या है? ये किस लिए है? और फिर ये पहले क्यों नहीं हुआ? और फिर ये इसी जगह पे क्यों हुआ? अभी कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में एक और धरना, वो भी फ़लस्तीन के नाम पे हो रहा था। मतलब इन धरनों का वो यहाँ पे, वो भी मेन आर्टरी इस्लामाबाद की बंद कर दी, यहाँ भी लाखों लोगों को तकलीफ़ में डाला गया। जो मुश्ताक साहब ने किया था उसमें 2 बेगुनाह मारे गए क्योंकि एक शख्स गाड़ी पे सवार तेज़ी से आ रहा था, उसने देखा नहीं। इससे मुझे बता दें फ़लस्तीन के कॉज को या कश्मीर के कॉज को क्या फ़ायदा होता है? अपने लोगों की ज़िंदगियां मुश्किल में डाल के। मैं रोज़ाना ये व्हाट्सएप पे मैसेजेस सुबह सुबह बहुत सारे लोगों के रिसीव करता हूँ। उसमें दुआ ये होती है कि या अल्लाह फ़लस्तीन में और कश्मीर में मुसलमानों पे रहम फरमा। देखें, अल्लाह ताला ने भी उस कौम की हालत नहीं बदली जो अपनी हालत खुद बदलना ना चाहता हो। बचपन से ये दुआएं सुनते आए हैं, मस्जिदों में अमल कुछ नहीं है, दुआएं हैं, तकरीरें हैं। लोगों को भर दो गुस्से से, नफरत से, जज्बात उनके भड़का दो ताकि अपने हलवे मांडे चलते रहें। तो जब तकरीर, जब कॉल और फेल में इतना तजाद होगा तो वही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। अपने आप को हमें ज़हनी जिस्मानी तौर पे तैयार करना चाहिए मज़ीद मुश्किलात के लिए, क्योंकि ये घड़े हमने खुद खोदे हैं। ठीक है, जब हम कहते हैं कि हम हुसैनियत के साथ चलने वालों में हैं तो वहाँ कौल फेल का तजाद नहीं था। आमिर ज़िया साहब, जो मुसलमान माशरे, फिर ख़ासतौर पर अपने ही माशरे की बात कर लीजिए, बुनियादी असूल हैं जो अदम रवादारी और अदम बर्दाश्त जो होनी चाहिए, बर्दाश्त करें, रवादारी हो, हम उसके उलट चल रहे हैं। बुनियादी वजूहात क्या हैं और क्यों हैं? ये आयशा साहब बात ही कि जैसे आपने शुरू में अपने तस्करा किया था कि हमारे कौल फेल में तजाद भी होता है और हम ज़बानी जमाखर्च ज़्यादा करते हैं। आप मुस्लिम माशरों की तारीख अगर उठाकर देखें तो, या समाज की या रियासतों की, तो उसमें ये कंट्रडिक्शन, ये लड़ाई हमेशा से जारी उतारी है। यानी कि ज़बानी तौर पे, ज़बानी जमा खर्च के तौर पे तो हम लोग बहुत इमाम हुसैन की कुर्बानी का तस्करा करते हैं, उस पर हम मतलब मातम करते हैं, आंसू बहाते हैं और बिल्कुल सही करते हैं। लेकिन जब उसका एक होता है कि उसका इम्तहान होता है अपनी जिंदगी में, उसमें जाहिर है कि हम लोग वी आर फाउंड वांटिंग। हमेशा ये रहा है, ज्यादातर ये रहा है, और उसका इतलाक आपको हर दौर में मिलेगा कि हमेशा जो जालिम सुल्तान था उसके मद्दा बेशुमार थे, उसकी तारीफ करने वाले बहुत थे। वो बदनवान हो, वो जाबिर हो, वो किसी का हक सल्ब करके बैठा हो, उसने उन लोगों को निशाना बनाया हुआ हो कि जो मतलब मासूम है, बेगुनाह है, ठीक है ना, जो सच के रास्ते पे चलना चाहते हैं। तो ये जो कहानी है बार बार मुस्लिम माशरों में दोहराई जाती रही है, और वो आपको हमारे इर्द गिर्द आज भी नजर आती है। और वो आपको मतलब आप उठा के देख लें, जितने मुस्लिम 50 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक हैं, उनमें कमोबेश यही चीज है। 19वीं सदी का इस्लामी दुनिया हो, 18वीं सदी की हो, उससे पहले की आप देख लें, आज की कितनी सदी की देख लें, उसमें ये हमारे एक मुश्तरका दुख रहा है। और हालांकि हम कहते हैं कि जी मतलब है कि यजीदियत हार गई, लेकिन मैं समझता हूँ यजीदियत जो है किसी ना किसी तौर पे जिंदा है और वो शरीफ लोगों का इम्तहान ले रही है मुसलसल। और ये चीज जो है मतलब है कि जो भी मतलब है उनके नाम नेमा है हजरत इमाम हुसैन, तो सारे ही मुसलमान है, उसमें कोई तफरीक नहीं है, उसमें कोई फिरका वारियाना उसके अंदर तकसीम नहीं है। लेकिन हम ज़बानी जमा खर्च तो करते हैं, लेकिन उस रास्ते पे चलने की जुर्रत नहीं कर पाते। और इस वजह से आप ये देखें कि मतलब है कि हमारे माशरे मुसलसल जवाल पजीर हैं, हम मुश्किलात के शिकार हैं, और बजाय इसके कि दुनिया कहाँ जा रही है, आप अपने आस पड़ोस में देख लें, आप मतलब मगरबी ममालिक में देख लें कि वो मतलब साइंस में, समाजी मतलब उसके अंदर, सोशल सर्विसेज के अंदर ताकत के हवाले से, मईशत के हवाले से मजबूत तर हो रहे हैं। और क्योंकि हमारी एक इनहेरेंट फ्लॉ है कि जहां पर इंसाफ नहीं है हमारे माशरों में, और क्योंकि इंसाफ नहीं है तो आप जो हकदार है उसको बाहर कर देते हैं, जिसका हक नहीं है वो जोर जबरदस्ती से, बेईमानी से, ढोंग से वो आ जाता है और उसकी बदनवानी राज कर रही होती है हमारे ऊपर। तो ये हमारा बस अलमिया, और उसका इलाज तो मेरे ख्याल में अमल ही होता है। अमल होता है कि ठीक है, लफ्ज की बहुत अहमियत है, लफ्ज लोगों को जगाते हैं, लेकिन ऐसे अल्फाज बिल्कुल बेकार होते हैं कि अगर हम उन पे
अमल ना कर सकें। आमिर ज़िया साहब क़तल कलामी की माज़रत, जब आप इलाज की बात कर रहे हैं तो अमल क्यों मुमकिन है? इंसाफ, अमन, रवादारी, बर्दाश्त, क्या ट्रू सेंस में अवाम तक, मैं मुस्लिम माशरों की बात करी, वहां तक पहुंच नहीं पाया? लीडरशिप ज्यादा जिम्मेदारी है? लीडरशिप ने, जैसे आपने कहा कि अल्फाज की अहमियत है, वो तो कह देते हैं, बात ऐसी है, मगर अवाम या लोग जो पब्लिक है वो समझ नहीं पाए उसके सेंस को। देखिए, एक तो हमारी हुक्मरान अशराफिया जो है बहुत ज्यादा मतलब बदउनवान और अवाम खुश है, अवाम दुश्मन है, और एक तो ये बहुत बड़ी, और हमारे अवाम जो है बहुत कुचले हुए हैं, पिसे हुए हैं। फिर दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ फिर मौका परस्ती आ जाती है। हमें पता होता है कि जी गलत चीज हो रही है तो या तुम खामोश हो जाते हैं, या हम मतलब ताउन करने लगते हैं जालिम के साथ। और हम आजकल क्या नहीं देख रहे, ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज जो हो रही है, मैं इसको मौका परस्ती, इंसानी कमजोरी पे, कि हम एक बेहतर समाज तख्लीक करने में नाकाम रहे हैं। और बात कौमें होती है कि वो जब उनमें इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, यूरोप गुजरा इस किस्म की कंट्रडिक्शन से कि आपस में उन्होंने एक बार सिविल वॉर लड़ाई लड़ी और उसके बाद उन्होंने अपने रास्ते का तयन कर लिया। हम लोग अभी तक रास्ते का भी तयन नहीं कर सके। हमें पता भी नहीं कि हमें कहाँ जाना है। हम थोड़ा बहुत जिहाद करते हैं, फिर हम दुपक के बैठ जाते हैं। हत्ता कि आप देखिए मसला कश्मीर तक पे, मसला फलस्तीन पे भी मतलब है हमारा, हम जरा से फ्लर्ट करते हैं फिर हम पीछे हट जाते हैं। हम ना जंग की कीमत देने को तैयार है, ना हम अमन की कीमत देने को तैयार हैं, ठीक है ना। तो वो जो एक हमारी अपनी मुनाफत है और हम सबकी है ये, उसमें कोई मतलब ये नहीं कह सकता कि जी मैं नहीं हूँ और ये शख्स है। मेरे में हम सब मौका परस्त हैं किसी हवाले से, ज्यादातर लोग हमारे। और वो चीज जो है फिल्मिंग हमारा कौमी कैरेक्टर मिजाज को डिटरमिन कर रही है। दुरुस्त हो गया। हम बेहतर समाज तश्कील देने में नाकाम है, आमिर साहब कह रहे हैं, क्योंकि हम खुद कहीं ना कहीं, सभी का कोई ना कोई किरदार है कि मौका परस्त हो जाते हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं। इफ्तिखार साहब, हर साल हुसैनियत के हकीकी पैगाम की बात होती है कि जालिम के खिलाफ खड़े होना है, जुल्म पर खामोशी इख्तियार नहीं करनी, मगर हम जब अपने माशरों की बात करें, मुस्लिम माशरों के साथ ख़ास तौर पर फोकस अपने माशरे पर रखें, इंसानी हुकूक हों, सियासी हुकूक हों, अदम मुसावात, इंसाफ, ये सारी बातें, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम, हम क्यों नहीं हल की जानिब जा पा रहे? हम समझते हैं सही क्या है, हम जानते हैं गलत क्या है, मगर हम वैसा माशरा नहीं तश्कील दे पा रहे, क्यों? हम यजीज़ के सोच के हामी हैं, प्रॉब्लम ये है, और इसको हम मानने को तैयार नहीं। हम हुसैनियत की बात तो बहुत करते हैं और उस लोगों को कहते हैं कि हुसैनियत का रास्ता असल रास्ता है, लेकिन उस पर यकीन नहीं करते। हम हर वक़्त के यजीज़ के सामने सर झुका देते हैं। हम हुसैनियत का रास्ता अपनाने में नाकाम हैं। मैं मुख्तसर सी बात बस यही करूँगा, मैं यजीज़ को मौजूदा अशराफिया समझता हूँ और हुसैनियत को गरीब अवाम समझता हूँ। जब ये गरीब अवाम यजीज़ के ख़िलाफ़ जंग लड़ने का फ़ैसला कर लेंगे तो जो हुसैनियत का पैगाम है शायद अमली तौर पे हम अपनी ज़िंदगी में या आने वाली ज़िंदगी में देख सकें। मतलब आप जिम्मेदारी भी उस गरीब अवाम पे डाल रहे हैं जिनके पास कुछ ना हो, कुछ रखते भी ना हो, वसाइल भी ना हो। जी, उनके पास क्या था? जो डट गए थे यजीज़ के ख़िलाफ़, क्या था उनके पास? वो रियासत के ख़िलाफ़ डट गए थे। उनको तो पीने के लिए पानी नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों की कुर्बानियाँ दी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये बैत नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि जो आदमी बैत मांग रहा है ये नफ़ी है हमारी उस सोच की, उस फ़िक्र की जो हमें विरसे में मिली है। तो विरसे में तो मुझे ये मिला है कि मैं पाकिस्तान की अशराफिया के ख़िलाफ़ जंग करूं, लड़ जाऊं, उनसे उनके हकूक़ छीन लूं और गरीबों को दे दूं। आज का यजीज़ वही है जो माजी का यजीज़ था। उसके पास दौलत थी, पैसा था, चाहने वाले थे, दरबारी थे, खुशामदी थे, लेकिन 72 का काफ़िला क्यों डट गया? 72 का काफ़िला अवाम का काफ़िला था। अवाम हमेशा मुश्किलात में से गुज़रते हैं, लेकिन हकीकत वही है कि आज इतने अरसा गुजर जाने के बाद हम हुसैनियत की तारीफ़ करते हैं और दावा करते हैं कि हम हुसैनियत के साथ खड़े हैं, और हमारा यकीन है कि हुसैनियत ही सच है। और मुझे वो शेर नहीं आता, को कहा जाता है कि जब इंसान को तमाम समझ आ जाएगी तो सारी दुनिया पुकारेगी कि हुसैन जो हैं उनके सरदार हैं, उनके सरबराह हैं। ये बात है।
ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, ये जो गुफ्तगू हो रही है हुसैनियत के हकीकी इंसान को बेदार तो हो लेने दो। जी मैं अगर आयशा वो जो शेर ये भूल रहे हैं कि इंसान को बेदार तो हो ले, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन, मेरे ख्याल में इसी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब एहसास होगा तो इन जालिमों के खिलाफ, लुटेरों के खिलाफ जंग तो होनी है। इस जंग में ये नहीं देखना कि 72 किसके साथ हैं और लाखों किसके साथ हैं। ये जंग तो होनी है, आज हो कल हो, किस शक्ल में हो, कहाँ हो, कब हो। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, हुसैनियत के हकीकी पैगाम की बात कर रहे हैं और फिर हम बार बार ये कह रहे हैं कौल व फ़ेल में तज़ाद है और कहीं ना कहीं मौका परस्ती भी है। इस्लाम का सियासी इस्तेमाल, हुसैनियत का हकीकी पैगाम, बुनियादी तफरीक के लिए शऊर कैसे उजागर किया जा सकता है? देखिए, ये दिन जो मनाया जाता है इस शऊर के लिए मनाया जाता है ना। मेरे ख्याल में हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को समझने के लिए जो बेहतरीन शख्स है वो इकबाल है। इकबाल ने कहा है ना कि गरीब व सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। यानी जो इब्राहिमी मज़ाहिब हैं, जो इस्लाम है, उसकी कहानी जो हज़रत इस्माइल की कुर्बानी से शुरू होती है तो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पे तकमील पाती है। इट्स ऑल अबाउट सैक्रिफाइसेस। खुदा की ज़ात के लिए, तौहीद के लिए अपने आप को कुर्बान करना और जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, अखलाकियात हैं, उसके लिए कुर्बान करना और क़याम करना, खड़ा होना जुल्म के खिलाफ, जिसके बारे में मेरे तमाम कोलीग्स बात कर रहे हैं। इकबाल ने कहा था ना कि नादा गिर गया सजदे में जब वक्त क़याम आया। देखिए, इमाम हुसैन ने जब क़याम किया था तो उस वक्त जो मुस्लिम एम्पायर थी वो सेंट्रल एशिया से लेकर शाम तक फैली हुई थी। 2 एम्पायर को जज्ब कर चुकी थी, रोमी एम्पायर को भी और ईरानी एम्पायर को भी। और जो नबी का नुमाइंदा था, नबी का वारिस था, उसके साथ उस पूरी एम्पायर में कितने लोग खड़े हुए थे। यहां आने से पहले, करबला आने से पहले, यहां के लिए निकलने से पहले वो पहले मक्का भी गए थे, हज छोड़कर रवाना हुए थे। सारी दुनिया के मुसलमान आए हुए थे, कितने उनके साथ चले थे। इसलिए कि उस वक्त जब वक्त क़याम था वो खड़े नहीं हुए, उस वक्त वो यजीद के सजदे में गिर गए। इकबाल ने कहा है ना कि ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, और उसके बाद फिर खड़े हुए, उसके बाद फिर मुसलमान मुसलसल खड़े हुए, मुसलसल तहरीकें चलाई। इस वक्त भी मामला ये है कि लोग तो खड़े होते हैं, खड़े होने को तैयार हैं। क्या पाकिस्तान के लोग 3 डिक्टेटर्स के खिलाफ खड़े नहीं हुए, तहरीकें नहीं चलाई? लेकिन जो कंप्रोमाइज सेक्शन है जिनकी बात की गई, जो हमारी अशराफिया है, जो उनकी नुमाइंदा नहीं है, जो उन पे जुल्म करती है, जिसने उनको उस तरह रगड़ के रख दिया है जिस तरह यजीद ने रगड़ के रख दिया था। पाकिस्तान को देखिए, आधी आबादी पढ़ नहीं सकती, लिख नहीं सकती, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। आधी आबादी पाकिस्तान की, उनको खड़ा होने के काबिल ही नहीं छोड़ा, खड़ा होने के काबिल बना ही नहीं जा रहा। फिर हमारे मजहबी रहनुमा, आप उनको देखिए किस तरीके से इस्लाम के पैगाम को डिस्टॉर्ट करते हैं, बिगाड़ते हैं, उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जो हुसैन का तरीका नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यजीद का तरीका है, लेकिन मजहब का इस्तेमाल दुनियावी फायदे के लिए, मजहब का इस्तेमाल ताकत को ताकत बख्शने के लिए, ये हुसैन का तरीका तो नहीं है। ये कोई रस्म शब्बीरी तो नहीं है। मेरे ख्याल में जो जुल्म के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए इस वक्त, ये वो जुल्म है जो पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी के साथ हो रहा है। जिस तरीके से उनको कुचला गया है, जिस तरीके से उनको तमाम हकूक से महरूम किया गया है, तो बिल्कुल मैं इफ्तिखार साहब से इत्तफाक करता हूँ। हमारा क़याम ये है कि हम जमहूरी तौर पर खड़े हों। जो लोग जिनके पास ताकत है उनको याद दिलाएं किस मुल्क में, मुसलमानों के नाम पर बने हुए मुल्क में, अक़लियतों के नाम पे बने हुए मुल्क में, इंसानियत के नाम पे बने हुए मुल्क में लोगों के साथ क्या हो रहा है, मजलूम तबकों के साथ क्या हो रहा है, अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है, ख़वातीन के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, यहाँ सब के साथ क्या हो रहा है। तो ये है हुसैनियत का पैगाम।
और आखिर में फिर मैं एक और इकबाल का शेर आपको सुनाऊंगा। और इकबाल ने कितना बड़ा शिकवा किया है कि काफिलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, वाह, गर्च है ताबदार अभी गेसुए दजला ओ फरात। कंक्लूड करते हैं इसी गुफ्तगू को। शोहदाए करबला का सोग मनाने का मकसद उस पैगाम को समझना है, उस बात को समझना है जिसके लिए हुसैन ने अपनी जान दे दी थी। हुसैनियत का रास्ता ही दरअसल वो रास्ता है जिस पर मुश्किल ज़रूर है मगर यकीन के साथ चलना है, जहाँ कौलो फेल में तजाद ना हो। अमल करना मुश्किल है मगर वो रास्ता अपनाना हयात के लिए ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अवाम इस वक्त किस बात पर सरापा एहतजाज हैं और हुक्मरान कहाँ मसरूफ़ हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आप किसी को फ़ोन मिलाएं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें वो 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को 3 माह तक की रियायत देने का ऐलान कर रहे हैं, जो कि 50 अरब रुपए बनते हैं। मगर हकीकत में ये रकम दीगर तमाम सार्फिन से वसूल की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने शहरियों पर एक बार फिर बिजली बम गिराते हुए मुल्क भर में बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक का इजाफा कर दिया है। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फ़ी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक पहुँच गया है, जबकि रवां हफ्ते ही घरेलू बिजली सार्फिन पर 1000 तक के फिक्स्ड चार्जेस भी लगाए जा चुके हैं। वफाकी बजट आने से पहले मुल्क में महंगाई का ग्राफ बज़ाहिर कमी की तरफ माइल था, मगर अब इसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। महंगाई की सालाना शरह 23.59% पर पहुंच चुकी है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 29 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में भी बड़ा इजाफा हुआ है, जिससे जान बचाने वाली अद्वियात भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गई हैं। बेशतर अद्वियात की कीमतों में 3 गुना तक का इजाफा हुआ है। मौजूदा हुकूमत का हनीमून पीरियड गुजर चुका है। हुकूमती कमान संभाले 4 माह से जायद का अरसा हो गया है, मगर आवाम की माशी हालत बेहतर होने की बजाय मजीद ख़राब होती जा रही है। हर माह बिजली की कीमतों में इजाफा मामूल बन चुका है। आवाम बिजली गैस के बिल लेकर सरापा एहतजाज हैं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 2 साल में बिजली और गैस की कीमतों में 170% तक का इजाफा हुआ है, जिसके बाद 100 के करीब लार्ज स्केल फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। हज़ारों लोग बेरोजगार हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जमात इस्लामी ने मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में धरने और मुजाहिरे भी किए हैं। हुकूमत का IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया है, जिसके तहत $7 अरब 37 माह के तवील अरसे में मिलेंगे। उधर IMF की जानिब से इसके साथ साथ डू मोर का मुतालबा करते हुए मजीद टैक्स लगाने का भी कहा गया है। ऐसे में अहम सवाल यही है कि महंगाई से पिसी अवाम का और कितना इम्तिहान लिया जाएगा। बजट में हुकूमती शाह खर्चियाँ ख़त्म की गई हैं, ना ही अशराफिया को टैक्स नेट में लाया गया है, लेकिन अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। सवाल ये भी है क्या एक बड़े IMF प्रोग्राम के बाद मुस्तकबिल करीब में अवाम के लिए कोई माशी बेहतरी भी होगी, या फिर यह कर्जा भी सिर्फ साबका कर्जों की अदायगी में ही इस्तेमाल हो जाएगा। इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, बढ़ती महंगाई, अवाम सरापा एहतजाज, IMF का डू मोर का मुतालबा, सियासी अदम इस्तेहकाम, मईशत तशवीशनाक, अवाम के हालात में बेहतरी कैसे मुमकिन है? ज़ैगम साहब, हम पता नहीं गुज़िश्ता साल 1.5 साल से बार बार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर बात करते रहे कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाए तो इकोनॉमिकली चीज़ें मूव ऑन करें, आवाम को कोई रिलीफ मिले, मगर अब जब हम आज ये बात कर रहे हैं तो हुकूमत के तो बहुत से इरादे वाजे हो गए हैं गुज़िश्ता 2 दिनों में कि हुकूमत और बहुत कुछ सियासी तौर पर करने का इरादा रखती है। अवाम के हालात में बेहतरी के लिए कोई तरीका है? हुकूमत ने तो नहीं कुछ करके देना, अवाम कैसे अपने हालात में बेहतरी ला सकते हैं? हुकूमत के हाथ से तो इख्तियार जो है वो रेत की तरह से निकल रहा है, पूरी अशराफिया के हाथ से। तो इस वक्त बड़े डेस्परेट हैं और वो जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं चलेगा। जब शहबाज शरीफ साहब की आवाज़ गूंजती है ना, जब मैं किसी को भी कॉल करने की कोशिश करता हूँ, कॉल मैं वालदा को करता हूँ, आवाज़ शहबाज शरीफ की आती है, तो मेरा दिल करता है कि वो जिस तरह देहाती टेप पर जवाब देते हैं ना कुछ, तो मैं भी जवाब दूं। लेकिन मुझे पता है उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंचनी, लेकिन पहुंच जाए, शायद यहाँ से पहुंच जाए। इतना टैक्स मैं कैसे दूंगा, मेरे पास बाकी क्या बचेगा? मुझे ये जरा बता दें कि जब पाकिस्तान में बिजली की मैक्सिमम खपत, सबसे ज्यादा खपत गर्मियों में जब दुगनी से तिगनी हो जाती है, 26,000 मेगावाट है, तो किस साइंसदान ने आपको कहा था कि 43,000 मेगावाट के आप पावर प्लांट लगा दें और हमें मजबूर करें कि 1 यूनिट पर
19 रुपए एक्स्ट्रा उस 17,000 यूनिट मेगावाट के दें जिसकी जरूरत ही नहीं है। और फिर आप हमें कह रहे हैं कि चीनियों को गालियां दो। आपने हिसाब लगाना था या चीनियों ने लगाना था? 19 रुपए फी यूनिट नाअहली का जुर्माना। गरीब तरीन आदमी एक यूनिट चलाता है तो 19 रुपए जुर्माना देता है। इस नाअहली का, इसका कौन जिम्मेदार है? ये क्यों किया गया? मुझे तो पहले शहबाज शरीफ साहब इस बात का हिसाब दें कि बुनियादी हमारा मसला है अवाम के हवाले से, वो ये है कि हमने क्या, इस अशराफिया ने अवाम को मरकज पे रखा ही नहीं अपनी पॉलिसियों के। अवाम के लिए पॉलिसियां बनती नहीं है, अशराफिया के लिए बनती हैं। ये एलिटिस्ट इकानमी है, इसमें बूम बस्ट आता है, इसमें बूम आता है तो अशराफिया माल बनाती है, बिलियंस छापती है, और जब बस्ट आता है तो गरीबों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं, इनका फिर भी कुछ नहीं जाता। जब पिछला बूम था तो किसने माल बनाया? गरीब का क्या फायदा हुआ? उनकी कीमत पे उधार लेकर, भीख मांगकर, नस्लों को मकरूज करके एक जेली बूम क्रिएट किया जाता है। ये जी 6% पर चली गई थी मईशत। अरे 6% पर चली गई तो $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट कहां से आ गया? कहां से आया था वो 6%? जिसकी कीमत आज हम दे रहे हैं उस 6% का तो आपने फायदा उठा लिया। हमारा क्या हुआ? तो जब तक अवाम को सेंटर पर नहीं रखा जाएगा, और अवाम से मुराद है ये 50-60% लोग जिसके 2.5 करोड़ बच्चे सड़कों पर फिर रहे हैं, जिसके इतने बच्चे मरते हैं कि पाकिस्तान में पूरे रीजन में सबसे ज्यादा नौजायदा बच्चा, सबसे ज्यादा 5 साल तक का बच्चा पाकिस्तान में मरता है। हेल्थ का बदतरीन इंडिकेटर इस गरीब का है। तो जब तक अवाम को सेंटर पे नहीं लाएंगे तो इनको समझ नहीं आएगा कि जब इनकी टेप चलती है तो जवाब में अवाम क्या कहते हैं। काश उसमें माइक ऑन करवा दें, कोई बग डाल के ना, ताकि इन्हें यह भी पता चले कि अवाम जवाब क्या देती है। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, बजट में हुकूमती अखराजात में 30% इजाफा किया गया है। कौमी असम्बली के बजट में 46%, सेनेट में 56%, सदर ऑफिस के बजट में 62%, अरकान पार्लियामेंट की मुराद में इजाफा है। और अवाम पर टैक्स तो अब ना ही पूछे, इस वक्त तनख्वाहदार तबके की चीखें निकल रही हैं और अभी बिल्स आने हैं, साल का आगाज़ है, पहला महीना है, इतनी खुली डकैती है। हुकूमत करना क्या चाह रही है हमारे साथ? मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये जो हमारे साथ हाथ हुआ है 20,000 मेगावाट की बजाय 43,000 मेगावाट का जो मुआहदा हुआ है, क्या कोई पाकिस्तान में ऐसा कानून है कि हम इनकी को सज़ा दे सकें? पर मुआहदे भी सामने नहीं, तो सोचिए कि आपकी लाइनें उठा नहीं सकती 20-22,000 मेगावाट, तो 43 के कर किसके लिए? वो मैं कह रहा हूँ ना कि सारे मामले का जो साजिश हुई है, तो क्या कोई है कानून पाकिस्तान में है? कि हम इनके खिलाफ जा सकें और उनको सज़ा दिलवा सकें? और कोई नहीं कानून। हम कमज़ोर हो गए हैं, आवाम बेबस हैं, आवाम अपनी रोटी जो है वही रोज़ की कमाने के चक्कर में है। और वो क्या पैगाम क्या है कि लोगों 2 महीने के लिए ये है बस, तीसरे महीने में क्या होगा उसका जवाब किसी के पास नहीं है। आप अजीब बातें करती हो। चले तो जब कर नहीं सकते तो जिम्मेदारी क्यों लेते हैं? भाई साहब बार बार आके, पता है ना कि कैसे हुकूमत चलती है, अवाम की ख्वाहिशात और तवक्कुआत क्या है। अवाम की ख्वाहिशात, फिर अवाम की ख्वाहिशात और तवक्कुआत ये हैं कि ये खुदा के वास्ते अशराफिया हमारी जान छोड़ दे, और अगर नहीं छोड़ेगी तो कोई लोग खड़े हो जाएंगे और फिर जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। ये मैं आपको साफ बता दूं, ये लोग कहते हैं नहीं होगा। अगर अफ्रीका के जैसे ममालिक में लोग खड़े हो जाते हैं एक छाबड़ी फरोश के साथ ज्यादती होने पर, तो यहाँ पर तो ये अगले इस महीने हमारे साथ होने वाला क्या है? मुझे बताओ, ये बिजली कौन इस्तेमाल कर सकता है इस कीमत के ऊपर? गरीब का घर जो है 200 यूनिट है क्या, उसमें भी फ्रॉड है। तुम्हारे सब मीटर फ्रॉड हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी मीटिंग सिस्टम फ्रॉड है, सब इकट्ठे रहे हुए। सर ओवर बिलिंग कर देते हैं, किसी को 200 से 205, 210 कर देते हैं। नहीं, 200 से 201 पे गए नहीं, आपका स्लैब चेंज होगी। ये कौन फैसले करता है? किस पार्लियामेंट में ये मामला ज़ेर बहस आया? किसी में कहीं ये मामला ज़ेर बहस आया? कुछ तरीक़ेकार का तयन हुआ? ये फैसला जो किया गया उसकी सज़ा किसी को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मेरा मुतालबा ये है। किसको मिलेगी?
इनको मिलनी चाहिए। 90 की दिहाई मैं कहता हूँ 90 की दिहाई पे आज तक सीखा कुछ 80 की दिहाई हो, 90 की दिहाई हो, जो लोगों ने इन कागजों पे दस्तखत किए हैं, अपने आप को माहिर समझा है, वो कई बार हुकूमतों के झूले ले चुके हैं, उनको झूलों से उतार के खड्डे में फेंकना चाहिए। ये जज्बाती बात, ये मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा, मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा। वो हम तबाह होते जा रहे हैं। हर आने वाला दिन शहबाज साहब की तरह माइक ही हिला रहे हैं और तोड़ेंगे। हर आने वाला दिन हमारे लिए तबाही का है। बीबी, ये मुझे पूछो कि किस तरह बिजली का बिल मेरा जंप किया है, मैं क्या बताऊं आपको। सबका ही जंप किया, सभी नहीं, मैं तो चलो फिर भी कमाता हूँ 4 पैसे। चले जो मेरे घर में लोग मुलाजमत पे हैं, ये काम करते हैं, वो पैसे कहाँ से देंगे, किधर से देंगे। आप लोगों को चोरियों पे, कत्लों पे, डाकों पे, लूट मार पे, बदनवानी पे, बदमाशी पर मजबूर कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो आमिर जिया साहब और अबसार आलम साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आमिर जिया साहब, मईशत की बेहतरी के लिए रियासत की भरपूर मुआवनत, SIFC की बात करें, जहां से चीज़ों को चलाने की और माशी पहिया चलाने की दरअसल कोशिश की गई, इसके बावजूद भी हुकूमत मईशत में बेहतरी क्यों नहीं ला पा रही है? कहाँ समझ नहीं पा रही कि किन चीज़ों पर अखराजात कम करके चीज़ों को आगे चलाया जा सकता है, मामलात को बढ़ाया जा सकता है? कि बहुत सारी चीज़ें जो मईशत में होती है ना, वो होती हैं आप कहते हैं इंटेंजिबल्स की, यानी कि फील गुड फीलिंग। अच्छा, आपके यहाँ फील गुड फीलिंग इसलिए नहीं आ रही कि आपके यहाँ सियासी अबतरी और अदम इस्तेकाम बहुत है, हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, और हुकूमत जो भी इंडिकेट कर रही है, जो भी इसकी पोस्चरिंग है, वो लोगों को इस बात को, ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा रीजन है कि हमेशा मईशत का असूल होता है कि फंडामेंटल्स बाद में ठीक होते हैं, पहले जो होते हैं ऑप्टिक्स ठीक होने लगते हैं। मतलब है कि आप ये देखते हो कि जी एक फील गुड फीलिंग आ रही होती है, लोगों का इत्मीनान बहाल होता है कि आगे चल के चीजें ठीक हो जाएंगी, तो हम वो चीजें करने से कासिर रहे। दूसरी बात ये हो गई कि SIFC की बहुत कोशिश है कि जी बैरून मुल्क से सरमायाकारी लेकर आए, लेकिन मसला ये कि जिस मुल्क में 50 से 60% टैक्स होगा कॉर्पोरेट के ऊपर, तो वो कहाँ से, मतलब है 39% तो आपका स्टेट है ना, उसके ऊपर फिर बाकी मतलब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी इतनी ज्यादा है, दीगर टैक्सेस इतने ज्यादा है, तो अगर आप 100 रुपए कमाएंगे तो आपको 60 रुपए देने पड़ेंगे हुकूमत को। तो कौन बैरून मुल्क से आकर, बैरूनी सरमायाकार आकर यहाँ पे सरमायाकारी करेगा, जबकि यहाँ के अपने लोग जो हैं बहुत नाला है और वो सरमाया लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हमारी पॉलिसी का फंडामेंटल फ्लॉ है। तीसरी बात, ये जो इफ्तिखार साहब फरमा रहे थे, मैं इससे 100% मुत्तफिक हूँ कि हमारा जो रूट कॉज है हमारी मईशत की ज़बूहाली का, वो हमारा एनर्जी सेक्टर है। एनर्जी सेक्टर इसलिए मुश्किलात का शिकार है कि जिस तरह से बिला सोचे समझे इन्होंने मंसूबे लगाए, एनर्जी मिक्स का ख्याल नहीं रखा, फर्नेस ऑयल के लगाए। आप अंदाजा कीजिए, साहिवाल में कोल फायर्ड पावर प्लांट लगाया गया, वो हमारा एग्रीकल्चरल हब है, ठीक है ना, और वो कोल फायर पावर प्लांट जो था इंपोर्टेड कोल का है, यानी कि कराची में कोयला उतरेगा फिर वो जाएगा, ठीक है, तो उसकी इतनी कॉस्ट बढ़ जाती है तो वो बंद पड़ा रहता है। और मुझे याद है, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स में अगर आप कहें दिखाऊं कि चीनियों ने उनको मना किया था कि यहाँ ना करें, लेकिन इतने हमारे हुक्मरान कोताबीन हैं, इतने मतलब इनमें मुझे नहीं पता कि क्या वो है, करप्शन है, क्या चीज है, कि उन्होंने इस तरह के मंसूबे लगाए, और एक नहीं लगाए, बेशुमार लगाए। किसने लगाए ये हमें पता है, उन्हीं लोगों को हमने एज अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन इस हुकूमत में लाकर बिठाया हुआ है अपने ऊपर। आप ये देखिए ना कि जो कहेंगे ना ओरिजिनल सिन किसने की, एक तो IPP पॉलिसी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अच्छा, अब उसके बाद जो फिर 2013 से 18 के दरमियान नून लीग के दौरे हुकूमत में जो आप लोग लगाए गए यहाँ पर इसके मंसूबे एनर्जी के, वो आज पाकिस्तान के लिए वबाल बन गए। और ये सारी हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी इनके मंसूबों के ऊपर आती है। आपकी अगर मतलब 23,000-24,000 मेगावाट मैक्सिमम आपकी वो है, एनर्जी मिक्स हमारा 43-44 आप लोगों ने कैपेसिटी लगाई हुई है। अच्छा, उसमें हमेशा ये नहीं होता कि पूरे 23 हर वक्त काम करते रहते हैं, आप 14 लगाते, 30 पे रुक जाते, ठीक है ना। आपको ये होता है कि कुछ उसके लिए प्लांट बंद होते हैं, रिपेयर के लिए बंद होते हैं, हमारी फिर जो उससे हम हाइड्रो से लेते हैं वो रुकना पड़ता है सर्दियों के अंदर बाज़ औक़ात ना। तो आप एजरा सी हमेशा कैपेसिटी ज्यादा होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती है, और इतने खुदकुश किस्म के जो हैं आप मुआहदे नहीं करते। और इन्होंने वो मुआहदे किए जिसकी सजा जो है आने वाले कई बरस तक 2036 तक के कुछ मुआहदे हैं, 2027 तक भुगतेंगे, क्योंकि आपको कैपेसिटी पेमेंट करनी है। ठीक है ना, कुछ उस वक्त तक कहें तो भाई इन्होंने हमें मरवा जी अमर ज़िया के ये लाजमी अमर ज़िया ये कि लाजमी न था कि ये मुआहदे डिबेट किए जाते पार्लियामेंट के अंदर,
बताया जाता कितने पैसे खर्च होंगे, कितने पैसे खर्च नहीं होंगे, हमारी ज़रूरियात क्या हैं, हमारे पास ट्रांसमिशन लाइनें कैसी हैं, क्या वो इसको लोड को बर्दाश्त भी करेंगी या नहीं करेंगी, और जिन दिनों में हमें बिजली की ज़रूरत नहीं होगी तो हम ये पैसे क्यों दें? क्यों नहीं इन्होंने डिस्कस किया? व्हाई नॉट? मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है। ये कौमी मुजरिम है, ये कौमी मुजरिम है। अच्छा, इसमें बात है, एक और बात है कि आपने सीपेक को गलत इस्तेमाल किया। सीपेक में आपने इकोनॉमिक जोन तो बहुत आपके कहाँ बने, आपने क्या किया, डेट किस्म की इन्वेस्टमेंट की, कर्जा लेकर आपने कहा जी लाहौर में हम ट्रेन चला रहे हैं। अच्छी बात है, अगर आपके पास पैसे होते आप इंफ्रास्ट्रक्चर का वो प्रोजेक्ट डेवलप करते, लेकिन मांगे तांगे के पैसों से जिसको आपको अदा करना मुश्किल हो रहा है, ये जो इनकी पॉलिसीज थी इन्होंने पाकिस्तान को मरवा दी। वरना हमेशा ये होता है कि हम अपनी चादर के मुताबिक रहते हैं, ठीक है हम बस सपोर्ट कर सकते हैं, बस करेंगे, हम लोगों को कहेंगे हम सादा जिंदगी पे अपनाएंगे, लेकिन फिर आप देखिए हुक्मरानों के लल्ले तल्ले वैसे ही हैं। बिल्कुल ठीक, आमिर ज़िया साहब, पराडो गाड़ियां, इनके जुलूस जो है गाड़ियों के कॉन्वॉय चल रहे हैं, वहाँ तो कॉस्ट कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि जाते ही वहाँ इसलिए कि ये लग्जरी एंजॉय की जाए। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि जब एनर्जी क्राइसिस सर इतना था तो 14-15 से अदर ऑप्शंस की तरफ क्यों नहीं गया? सोलर के ऊपर इतना पैसा सोलर पे लगा लिया जाता, उसी वक्त उस ऑप्शन को अवेल करने की कोशिश नहीं गई। नून लीग की गवर्नमेंट गई तो उस तरफ, मगर अडॉप्ट नहीं कर सके। अब सार साहब मैं आपकी जानिब आऊँ, टैक्स रिफॉर्म्स तो करते करते अभी पता नहीं हमें कितना वक्त और लगे, लेकिन और तरीका एक एक्सपोर्ट है जो आपकी आमदन में इजाफा कर सकता है। एप्टमा इस वक्त एहतजाज कर रहा है, 2 साल में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 19 अरब डॉलर से कम होकर 16 अरब डॉलर सिर्फ 2 साल के अंदर। बिजली गैस की कीमतों में 170% इजाफा, 100 जो है लार्ज स्केल फैक्ट्रीज बंद हुई हैं। ये कैसे मईशत चलेगी? ना हम एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे, ना हम टैक्स रिफॉर्म्स कर पाएंगे, कर्जे तो अलहदा है, सूद हमारी आमदन के बराबर है। तकरीरों से नहीं चलेगी कम अज़ कम मईशत। अभी हम पहले हिस्से में बात कर रहे थे कि हम तकरीरें बहुत करते हैं, अमल नहीं करते। हमें एक विक्टिम चाहिए, हम खुद विक्टिम हैं, और हमें एक ऐसा पुतली चाहिए जिसको हम आग लगा दें चौक में खड़ी करके और कहीं ये हमारे गुनाहों का कफ़ारा अदा। पेगन सोच है हमारी कि जी ये जला देंगे ना तो बस हमारे सारे मुसीबतें दूर हो जाएंगी। करना कुछ नहीं हमने। मैं आपको बताऊं, देखें करने से मैं आपको बताऊं कि कम अज़ कम हमें यहाँ बात करते हुए इंफॉर्मेशन अपनी ज़रूर दुरुस्त रखनी चाहिए। मैं आपको इससे ज़ाहिर है मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे इख्तलाफ हो सकता है और होना भी चाहिए। तहजीब के दायरे में रह के ये सारी बातें हुई हैं। मसला ये कि हम भूल जाते हैं ना, क्योंकि हम जज्बाती बहुत हैं। हमने इस वक्त ढूंढना है कि किसको हम फांसी लगाएं। ये सारी बातें हुई हैं। जब ये 2013 में जब ये काम शुरू, देखिए कैपेसिटी पेमेंट जो है ना वो मुआहदे नहीं ठीक, इसमें कोई शक नहीं है, और ये एक हुकूमत का कसूर नहीं है। पिछले 24 साल में जितनी हुकूमतें आई हैं सबका कसूर है, लेकिन हमने सबको नहीं कहना, हमने एक को कहना है। ठीक है, मैं कर्जों पे भी और इस पर बात करना चाहता हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। हुआ ये कि उस वक्त लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा थी कि कुछ प्रोजेक्ट फौरी तौर पे बिजली बनाना शुरू कर दें वो लगाने थे, जो ज़ाहिर थर्मल था या कोल था, और कुछ थे फिर सोलर भी उसमें आया, विंड के भी उसमें लगे, फिर उसके बाद हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स है वो लगने थे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है, फौरी तौर पे नहीं लग सकते, वो सेकंड फेज था। लगाने का मकसद ये था फौरी तौर पे कि लोड शेडिंग जो 22 घंटे, आपको लाहौर में याद है 1 घंटा बिजली आती थी, 1 घंटा जाती थी, कि फौरी तौर पे लोगों की लोड शेडिंग से कुछ अजाब कम हो, चाहे बिजली थोड़ी सी महंगी हो, फिर उसमें एनर्जी मिक्स ज़्यादा होता जाता आहिस्ता आहिस्ता, दूसरे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाते, जो कि हाइडल तो अभी भी नहीं हो रहे। कितने लेट हो गए? क्योंकि चाइनीज़ पे अटैक हो रहे हैं डायरेक्ट। हम ये फैक्टर भूल जाते हैं कि सिर्फ चाइनीज़ पे अटैक क्यों हो रहे हैं पाकिस्तान में, इसलिए हो रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट्स ना बने। फिर ये हुआ इकोनॉमिक जोन की, आमिर ज़िया साहब ने बात की है। इकोनॉमिक जोन सेकंड फेज था सीपैक का। उन इकोनॉमिक जोन्स में जो इंडस्ट्री ट्रांसफर उन्होंने यहाँ करनी थी वो वियतनाम में, बांग्लादेश में कर चुके हैं चाइना। क्यों इस पे हम क्यों में बात नहीं करेंगे। हम ये नहीं बताएंगे कि 2013 में हुकूमत के आते ही 3 महीने बाद किस किस ने क्या क्या साजिश की सरकारी नौकर ने, नहीं बताएंगे हम। क्यों डिस्टेबलाइज किया इस मुल्क और हुकूमत को, जो भी था मसला 5 साल पूरे करने देते, इलेक्शन आते, जो जीता हारता नहीं, निकालना है। हमने स्टेबिलिटी नहीं आने देनी। इस पार्लियामेंट की जुर्रत कैसे है कि ये कोई काम कर जाए, हमने किया। उससे ये क्या हुआ, उससे देख लें। आज भी चाइना 2017 में और आज 2024 है, 7 साल बाद भी चाइना नहीं मान रहा
क्यों नहीं मान रहा? कभी सोचा आपने कि हमारे क्या करतूत हैं, कि इकोनॉमिक जोन यहाँ पे क्यों नहीं ला रहा? उस इंडस्ट्री के जो हमारे यहाँ आ जाती, हम उनके लिए तो वो एडवांस नहीं, हमारे लिए तो चलो जॉब निकलती, हमारी बिजली की खपत होती। साइवल पावर प्लांट की बात हुई, दो चीजें होती हैं, एक या तो कोयला आप पावर प्लांट तक ले जाएं, या कोयले का पावर प्लांट आप साहिल समंदर पे लगा लें और वहां से ट्रांसमिशन लाइन बिछाएं जिसमें लाइन लॉसेस भी होंगे। वो प्रोजेक्ट भी महंगा होता है। ट्रांसमिशन लाइन का, पावर प्लांट का खर्चा अलग, ट्रांसमिशन लाइन कराची से लेके पंजाब तक लेके आना अलग। ये सारी रिपोर्ट्स बनी हुई हैं, इन पे डिस्कशन हुई, बहस हुई, ये डिसाइड हुआ कि पंजाब के लिए अगर बिजली कोल से बनानी है तो इंपोर्ट करना उस वक्त कोल ज्यादा फिजिबल था। ये नहीं मैं कह रहा कि वो बात है कि फौरी एनर्जी चाहिए थी उस वक्त। आगे आ जाए आप इस पे जो आपने बात की है रीशेड्यूलिंग कर्जों की। देखिए कर्जे हम खर्चों की आपने बात की है, खर्चा और कितना कम करें, हमारे पास है क्या? आप देखिए तरक्याती बजट जितना है ना 1500 अरब का, इससे ज्यादा हमारी पेंशन हैं। पता क्यों? क्योंकि हमने सरकारी मुलाजमत को इतना वो ये जो जी मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप जब कॉल ऑफ फेल का कहते हैं ना, तो हुकूमतों के भी कॉल ऑफ फेल में तजाद है। शहबाज शरीफ साहब नारा तो कोई और लगाए, मगर हम देखें कौमी असम्बली अखराजात, सेनेट अखराजात, सदारती हफीज अखराजात, अरकान पार्लियामेंट, क्यों ये फ्रीज नहीं हो सकते थे? जब आवाम की गर्दन नीचे दे रखी है, मुफ्त के यूनिट बंद करे देने, पेट्रोल मुफ्त देना बंद करें अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तनख्वाहों के अंदर मैनेज करें जैसे मैं और आप अपनी तनख्वाहों में मैनेज करते हैं। ये क्यों नहीं हो सकता? बहुत अच्छी बात की आपने, बता रहा हूँ ना, फिर मुझे सुनिएगा जरूर। अब आप देखें अपना टाइम दे रही तो मुझे भी दे। तो आपने जो सवाल पूछा है ना, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिंबॉलिक है, ये जितनी आपने बातें की है ना, इनमें खर्चा कम, इनको फीस ये सिंबॉलिक है। इससे हमारे मसले हल नहीं होने, मसले इससे बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। मैं कह रहा था कि सरकारी मुलाजमत को इतना पुरकशिश बना दिया गया इस मुल्क में कि हर नौजवान सरकारी मुलाजमत लेना चाह रहा है, इसलिए सिफारिशें करवा के आपने बंदे भर दिए हैं हर सरकारी इदारे में। और वहां भी फिर वही जिम्मेदार है जो सिफारिशों और रिश्वतों की नौकरियां बांटते हैं। मेरिट का कोई हाल नहीं। प्राइवेट सेक्टर को आप इनकरेज नहीं करते। तमाम जगहों पे सरकार के किसी न किसी इदारे का सरकार का ही काम है सर कि प्राइवेट को इनकरेज करे और सरकार के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी और मैनेजमेंट। बहुत शुक्रिया। आप साथ साथ प्रोग्राम को यही कंक्लूड करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।